नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी सेफोक्सडीन 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में कि ये जो सेफोक्सडीन इंजेक्शन है वो किस किस रोग में काम में आता है, कितनी इसकी डोज लेनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, और साथ ही साथ में इस सेफोक्सडीन इंजेक्शन को लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जो सेफोक्सडीन इंजेक्शन होता है ये क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होती है और ये क्या करता है, मेनली बैक्टीरिया पे काम करता है, ना कि जैसे कोई भी वायरल पे या फिर कोई भी फ्लू पे काम नहीं करता। फ्लू जैसे कि हमें जुकाम खांसी हो जाती है तो उसके अंदर इसका कोई भी रोल नहीं होता है। मेनली जो सेफोक्सडीन इंजेक्शन होता है वो क्या करता है कि जैसे बैक्टीरियाज के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनएरोबिक और एरोबिक। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है एक टाइप की, जो कि क्या होता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। साथ ही साथ में ये सेफेलोमाइसिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक होती है जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है, मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। साथ ही साथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक देती है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं तो जो सेफोक्सडीन इंजेक्शन है वो क्या होता है, मेनली कि हम इसको 1 ग्राम इंजेक्शन को किस किस रोग में काम में लेते हैं। ये क्या करता है कि मैंने बता दिया, जैसे कि आपको एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया पर काम करता है। अब जैसे कि यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो, अब यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन जैसे कि हमारा यूट्रस हो गया, या फिर हमारी जैसे वेजाइना हो गई, या फिर जैसे कि हमारे क्या होता है यूरिथ्रा हो गया, उसके अंदर जैसे जलन होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, तो वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो उसके अंदर भी ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है। साथ ही साथ में जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया, अब लोअर रेस्पिरेटरी की जैसे हमारे निमोनिया हो जाता है उसके अंदर, या फिर जैसे हमारे लंग्स होता है उसमें एब्सिस बन गई हो, ये क्या होता है कि जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया होता है, उसके कारण क्या होता है कि हमारे लंग्स में पहले इन्फेक्शन होगा, उससे वहाँ पे सूजन आती है, और अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करके वहाँ पे क्या होता है, एक कॉलोनी बना लेती है, उसके अंदर पस भर जाती है, तो उसको बोलते हैं लंग्स एब्सिस। दूसरा साथ में जैसे कि हमारा एब्डोमन होता है, उस एब्डोमन के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि पेरिटोनाइटिस, हमारी जो पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। या फिर जैसे हमारे एब्डोमन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, तो इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे पहले सूजन आती है, जलन होती है, पर साथ ही साथ में पेन होता है, और एक टाइम के बाद वहाँ पे क्या होता है, एब्सिस बन जाती है, क्योंकि वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं हेल्दी वो डेड हो जाते हैं। जैसे कि एक डायग्राम है, जैसे कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इनमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी मतलब जीआईटी हो सकती है, जिसमें खाना जो डाइजेस्ट होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जैसे कि हम खाना खाते समय जैसे ओरल कैविटी है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए। अब जैसे कि ये ओरल कैविटी है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, मुंह के अंदर कोई, वहाँ पे भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमारे यूरिनरी ट्रैक है, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है। ये हमारी किडनी होती है, और ये गॉल ब्लैडर होता है, और ये यूट्रस और वेजाइना होती है। ये हमारे क्या होता है, पल्मोनरी जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये लंग्स होते हैं हमारे, इन लंग्स के अंदर क्या होता है, सूजन आकर के इनमें क्या होता है, एब्सिस बन जाती है। ये ब्रेस्ट है, जैसे ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होती है बहुत सारी, उसमें क्या होता है, कहीं भी इन्फेक्शन होकर के एब्सिस बन जाती है। या फिर जैसे स्किन है, तो स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। ये ब्रेन होता है, तो इस ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, 3 मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर होती है, उनमें इन्फेक्शन होने से वहाँ पे भी सूजन होकर के क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये हमारा जो खाने का जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है जिसे हम जीआईटी बोलते हैं, तो इस जीआईटी के अंदर भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, जैसे कि गायनिकोलॉजिकल है उसके अंदर जैसे कि एंडोमेट्राइटिस है।
अब एंडोमेट्राइटिस मतलब हमारे जो यूट्रस है उसके अंदर सूजन आ जाए, या पेल्विक सेलुलाइटिस हो जाए, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाए। ये किसके कारण होता है? जैसे कि बैक्टीरिया का इकोलाई होने के कारण, या फिर नाइजीरिया गोनोरिया के कारण भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे मेल और फीमेल के अंदर संक्रामक जो रोग होते हैं उनका मेन कारण होता है नाइजीरिया गोनोरिया। तो इनके कारण क्या हो सकता है? वहाँ पर इन्फ्लामेशन होकर सूजन भी हो सकती है। तो ये किसके कारण होती है? इस बैक्टीरिया के कारण होती है। दूसरा, बॉडी के किसी भी पार्ट में जैसे स्टेफाइलोकोकस जो एरुरस बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के कारण, या फिर जैसे कि स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनियाई, इनके कारण क्या होता है? बॉडी के किसी भी पार्ट में सेप्टिसीमिया हो सकता है। या फिर जैसे स्टेफाइलोकोकस एरुरस होता है, ये क्या करता है? हमारे जैसे बोन है, हड्डियां हैं, या फिर जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होकर के वहाँ पे क्या होता है? सूजन कर सकता है, जलन कर सकता है और पेन कर सकता है। स्किन में जैसे बता दिया मैंने, स्किन या स्किन के नीचे की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस एरुरस का इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। उससे वहाँ पे क्या होता है? जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और वहाँ पर क्या होता है? एब्सिस फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी डोज की बात करें तो डोज के अंदर जैसे एडल्ट में है तो हम 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक इसको 6 से 8 घंटे के गैप में हम इसको लगा सकते हैं। अगर इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं जो सेफोक्टेन, तो उससे क्या होता है कि अगर किसी को एलर्जी हो या ओवरडोज हो जाती है तो हमारी बॉडी में रेड रेड कलर के चकत्ते बन सकते हैं, खुजली आ सकती है, और जी घबराना या जी मिचलाना हो सकता है, वॉमिटिंग उल्टी जैसा हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, या फिर दस्त भी लग सकते हैं। या जिस साइड पे, या जैसे कि हम इंट्रावेनस लगाते हैं या वेन के थ्रू लगाते हैं, तो जिस साइड पे लगाते हैं वहाँ पे पेन या दर्द या सूजन हो सकती है और रेडनेस आ सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जिससे इस इंजेक्शन से, या जो सेफेलोस्पोरिन जो सेफामाइसिन एंटीबायोटिक है, उस ग्रुप के जितने भी एंटीबायोटिक से किसी को एलर्जी होती है तो उस चीज़ को इसमें नहीं लगाना चाहिए, सेफोरोक्सिन को। या फिर किडनी से डिजीज हो पहले से, या लिवर डिजीज हो, या फिर जैसे हमारा पेट है या फिर आंत के अंदर सूजन आ रखी हो पहले से ही, तो उसके अंदर हमें क्या होता है? सेफोरोक्सिन इंजेक्शन को काम में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में हम जो सेफोक्सिटिन इंजेक्शन को काम में लेते हैं उससे पहले हमें क्या करवाना चाहिए? कल्चर टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि बुखार आ रहा है या जैसे कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसके लिए बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होता है? रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिससे ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। इसलिए पहले हमें कल्चर टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि जिस पेशेंट के हमें यूज कर रहे हैं उसके कौन सी मेडिसिन्स रेजिस्टेंस है, कौन सा बैक्टीरिया उस बॉडी के लिए रेजिस्टेंस हो चुका है, कि कौन सी एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। क्योंकि जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन है, अगर हम उसमें वो एंटीबायोटिक काम में ले रहे हैं और पेशेंट को कोई आराम नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होता है? एक तो पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा, साथ ही साथ में उसकी जो डोज होगी उससे भी वहाँ पे क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और ये मेडिसिन है बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन साथ ही साथ उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में ही ये एंटीबायोटिक को लगाना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।